हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और उस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और जो कंटिन्यू करना है टॉपिक वो था कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इट्स मेजरमेंट। तो इस टॉपिक में हम लोग रेसिस्टेंस क्या है पढ़ चुके हैं, कंडक्टेंस क्या है ये भी पढ़ चुके हैं। कंडक्टेंस के दो टाइप्स हुए, एक मेटेलिक कंडक्टेंस जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जिसको आयनिक कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं। मेटेलिक कंडक्टेंस में मैंने बताया था आपको कि मेटेलिक कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेटल इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से दूसरे एंड तक कैरी करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में जो इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होते हैं, उन आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को आयनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। इन दोनों ही कंडक्टेंस पर टेम्परेचर का असर हम लोग देख चुके हैं और आपको ये समझाया था कि मेटेलिक कंडक्टेंस का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, मेटेलिक कंडक्टेंस में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ता है उसका, इसलिए उसका कंडक्टेंस घटता है। जबकि ठीक इसके उल्टा अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी, आयंस का मूवमेंट फास्ट होगा और इसलिए कंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगी। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फिर एक सबसे अहम जो टॉपिक था, अहम पॉइंट था उसमें, वो ये था कि अगर हम बात करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं तो उनका आयोनाइजेशन 100% होगा, तब उनके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करेगा उनके आयंस के साइज पे। आप समझ रहे होंगे कि अगर छोटा साइज हुआ तो उसका मूवमेंट फास्ट होता है। आपने देखा होगा साइकिल जब चलाते हैं तो पैडल में एक व्हील लगा होता है बड़ा सा, और एक फ्री व्हील होता है चक्के में, पिछले चक्के में लगा हुआ। तो फ्री व्हील छोटा होता है और साइकिल के पैडल में जो लगा होता है व्हील वो बड़ा होता है। तो ये बड़ा वाला व्हील एक बार नचता है तो चेन से वो छोटे वाले व्हील को कई बार नचाता है, और यही कारण है कि आपकी साइकिल बहुत स्पीड में चलती है। ठीक वैसे ही यहाँ हम समझ सकते हैं उस एग्जाम्पल के बेसिस पर कि छोटे आयंस का मूवमेंट फास्ट होता है, छोटा आयन बड़ा फास्ट मूव करता है, इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी, उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। वैसे इलेक्ट्रोलाइट में जिसमें आयंस का साइज छोटा है उसके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस अधिक होंगे मुकाबले वैसे इलेक्ट्रोलाइट के जिसमें आयंस का साइज बड़ा होता है। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये समझा चुका हूँ आपको। आज का जो टॉपिक है वो है कंडक्टिविटी। हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी आज समझना है। तो आपको कंडक्टेंस के बारे में समझा चुके हैं। कंडक्टेंस जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इट इज़ द मेजर ऑफ फ्रीजीनेस विथ विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी कितना आसानी से पास हो सकता है उसका मेजरमेंट कंडक्टेंस है। अगर बड़े आसानी से पास हो रहा है तो कंडक्टेंस ज़्यादा है, अगर पास होने में मुश्किल है तो कंडक्टेंस कम है। तो इसको हम लोग रेसिस्टेंस के साथ जोड़कर पढ़े थे कि कंडक्टेंस इज नथिंग बट एक्चुअली इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। और उस कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट किया था। G इज इक्वल टू कहा था हम लोगों ने कि 1/R होता है, और उस G का यूनिट होता है ओम इनवर्स, जिसको महो भी पढ़ा जाता है या उसी को साइमन भी कहते हैं हम लोग। तो वो साइमन भी हुआ। तो यहाँ पर लेकिन बात कंडक्टिविटी की हम कर रहे हैं, हम कंडक्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करने वाले हैं कंडक्टिविटी की।
तो आपको याद होगा कि कंडक्टिविटी इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अब यह रेसिस्टिविटी आपको याद होगा। रेसिस्टिविटी के बारे में बहुत सारी बात हम लोग किए हुए हैं कि रेसिस्टिविटी क्या है। कंडक्टिविटी को, कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय कप्पा। इसको हम लोग पढ़ते हैं कप्पा। ये लैटिन अल्फ़ाबेट का एक लेटर है कप्पा। इसको हम लोग के जैसे लिखते हैं। के का थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है। इसमें हम दो लाइन जो निकालते हैं के का, उसमें एक लाइन घुमा हुआ रहता है, वो कप्पा हुआ। कप्पा लिखने का ये मेथड है। तो कप्पा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। कंडक्टिविटी अभी कहा कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ। याद होगा आपको, यह रो जो है, वेयर रो इज रेसिस्टिविटी, रो को हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। और कप्पा तो आप समझ ही गए होंगे कि इट इज कंडक्टिविटी। कप्पा जो है वो कंडक्टिविटी है। तो रो है क्या, ये आपको बताया हुआ है कि रेसिस्टेंस एज वी नो दैट resistance is directly proportional to the length of wire and inversely proportional to the area of cross section। यह बात आपको पिछले क्लास में भी बताया हुआ है कि किसी भी वायर का रेसिस्टेंस जो है उस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसके लिए एक्सप्रेशन बताया था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, जिसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और इसको कंबाइन करके हम बताए थे कि R इज combinedly R is directly proportional to L/A। तो ये हो गया रेसिस्टेंस का एक रिलेशनशिप L और A के साथ। यही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिए थे तो कहे थे कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ डालना पड़ेगा, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोगों ने रो का इस्तेमाल किया था, where this rho is proportionality constant known as रेसिस्टिविटी। इसी को हम लोग रेसिस्टिविटी भी कहे थे, या इसी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी रखा था। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी इसको हम लोग कहते हैं। क्यों? इफ़
length of the wire is 1 and area of cross section is also 1 meter and 1 meter square, then this resistance will be equal to resistivity. It means resistivity is nothing but it is the resistance of wire having unit length and unit area of cross section. That's why we say it as the specific resistance, because it is the resistance of wire in the particular condition. So we say it the specific resistance. This is a specific resistance. Now we have to write about the kappa. Then kappa will be 1 by rho. That means 1 by what will be the value of rho, and rho will be R into A by L. This will be rho. So kappa will be 1 by R into L by A. Is it not? This will be the value of conductivity, expression of conductivity. This is conductivity, R is the resistance, L is the length of the wire, and A is the area of cross section of that wire. So conductivity kappa will be 1 by R into L by A. Now if we take the length of the wire 1 meter and the area of cross section of that wire as 1 meter square, then kappa will be 1 by R, and 1 by R is the conductance. It means this conductivity can be known as the specific conductance, because conductivity is the conductance of a wire having unit length and unit area of cross section. So we can say this kappa as the specific resistance also, similar to the resistivity. So we should write here the definition of this kappa. If we take length of the wire as 1 meter and area of cross section is equal to 1 meter square, then kappa will be 1 by R, which is equal to G. Is it not? This is the kappa is G, kappa is equal to G. This is very useful and important conclusion. तो हम ये कह सकते हैं, it means conductivity is nothing but conductance of a wire having unit length and unit area of cross section. Conductivity is actually the conductance of a conductor having unit length and unit area of cross section. So conductivity is the conductance of a conducting wire in the particular condition. So we say it as the specific conductance. Hence conductivity is the conductance
of a wire in a particular condition, so we can say conductivity as the specific conductance। हम लोग कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। यह एक बड़ा कंक्लूजन है कि कंडक्टिविटी कोई नई चीज़ नहीं है, यह एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो ये क्लियर होना चाहिए। अब हम अगर कहते हैं यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, तो कहा अभी लिखा है कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। तो हम लिख सकते हैं इसको 1/ओम इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में यही लिखते हैं। तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, यही होगा ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। लेकिन पहले से ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि ओम इन्वर्स को महो भी कहा जाएगा या साइमन भी कहा जाएगा। तो कप्पा इज इक्वल टू महो मीटर इन्वर्स, बट frequently we use साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स। इसका यूनिट होता है साइमन मीटर इन्वर्स, लेकिन फ्रीक्वेंटली हम लोग इसका यूनिट इस्तेमाल करते हैं साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स। यही होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने पिछले दिन आपको समझाया है कि R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A/L, तो ये पलट जाएगा, ठीक है, वही बात हुई। तो साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स इसका SI यूनिट हुआ, जो फ्रीक्वेंटली जो जनरली यूज़ में आता है कप्पा का यूनिट। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो ये जो कप्पा है ये है 1/r इंटू L/A। तो ये उन सारी बातों पे डिपेंड करेगा जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। all those factors upon which resistance are depends affect the conductivity also। कंडक्टिविटी पर उसका भी असर होगा। जिन जिन फैक्टर्स पे रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा उन सारे के सारे फैक्टर्स पे कंडक्टिविटी भी डिपेंड करेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है 1/r इंटू L/A है। अब यहाँ पर बात है कि अगर हम दो टर्मिनल्स के बीच की बात करते हैं, अगर इस वायर का लेंथ
वायर का लेंथ अगर L इज इक्वल टू 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसी के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहा जाएगा। इसी के कंडक्टेंस को जैसे कि जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसलिए इसका नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस पड़ा है। इसी कंडक्टिविटी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, यह मोलर कंडक्टिविटी जो है वो केमिस्ट्री के मोल पे बेस्ड है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की बात करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की बात करेंगे। जैसे कंडक्टेंस में मैंने समझाया था कि दो तरह का कंडक्टेंस है, मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, वैसे ही कंडक्टिविटी भी दो तरह का हुआ, मेटेलिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का ही एक टाइप हुआ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, तो हम ये बात यहाँ लिख देंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ, it is the type of electrolytic conductivity. Electrolytic conductivity. Electrolytic conductivity. It is denoted by lambda m. लैम्डा m मतलब m फॉर मोलर, और लैम्डा यहाँ कंडक्टिविटी के लिए यूज़ किया है। लैम्डा m से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलर कंडक्टिविटी इज एक्चुअली द conductivity of an electrolytic solution containing 1 mole of electrolyte। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट उसमें डिसॉल्व होना चाहिए। इसको ज़रा माइन्यूटली समझना होगा, बड़े ध्यान से कॉशसली इसको समझना होगा कि मोलर कंडक्टिविटी जो नाम है उसका सीधा मतलब भी हुआ, लिटरल मीनिंग भी हुआ कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट उसमें डिसॉल्व होने चाहिए। तो अगर m मोल या n मोल उसमें डिसॉल्व्ड है तो क्या करेंगे, हम उसे डिवाइड कर देंगे। तो ये बात हुई। हेंस मोलर कंडक्टिविटी जो होगा लैम्ब्डा m, ये बराबर हो जाएगा कप्पा बाई मोलर कंसंट्रेशन, कप्पा बाई मोलर कंसंट्रेशन। अगर 1 है तो मोलर कंडक्टिविटी, अगर 1 मोल हुआ, मोलर कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर हुआ तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी एक ही होगा। और अगर इसका वैल्यू मोलर कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का वैल्यू बराबर नहीं होगा, दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि हम अगर इसको लिखना चाहते हैं मोलर कंसंट्रेशन तो इसको लिखेंगे ना कप्पा बाई मोलरिटी। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी, तो इसको हम लिखेंगे ना कप्पा बाई मोलरिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है।
तो हो जाएगा कप्पा इंटू V बाई नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स वही रहा, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब यहाँ समझना है, देखिए दोनों में बारीक बारीक डिफरेंस है, ये थोड़ा सा समझना होगा। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की। सपोज कीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के 100 आयंस किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में है और हम उसमें 1 लीटर पानी और मिला देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, तो अब उसका वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम हो गया 2 लीटर। तो पर लीटर नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 100/2, मतलब 50 आयंस पर लीटर। तो आयंस की संख्या पर लीटर घट गई, इसका मतलब कंडक्टिविटी घट जाएगी। लेकिन जब आप मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूला से ही ये जाहिर है, कप्पा इंटू V बाई नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जितने रहेंगे वो तो कांस्टेंट है। अगर 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स में 1 लिखा या 2 लिखा मोल, और वॉल्यूम हमने दोगुना कर दिया उसको, तो वॉल्यूम दोगुना किया तो मोलर कंडक्टिविटी दोगुनी हो गई। इस एक्सप्रेशन के हिसाब से असल में एकदम ऐसा स्ट्रेट रिलेशनशिप नहीं होता है, लेकिन अभी हम एक रफ आइडिया निकालना चाहते हैं कि कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन, मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे, उसमें पानी मिलाएंगे, डाइल्यूट करेंगे तो वो घटेगी। लेकिन अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम बढ़ाने से बढ़ता है। इसलिए हम लोग मोलर कंडक्टिविटी में ऐसा कहते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी जो होगा वो डाइल्यूशन पे, पानी मिलाने से, डाइल्यूट करने से, सॉल्वेंट मिलाने से बढ़ेगा, क्योंकि उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हम लोग इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो लेकिन इससे पहले ये समझा दें आपको कि ये जो लेम्डा m हुआ, इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट हम क्या लिखेंगे? तो लेम्डा m इज इक्वल टू कप्पा बाई मोलर कंसंट्रेशन। तो इसको हम लिखते हैं साइमन मीटर इनवर्स, मोल का हो जाएगा मोल पर मोल, और लीटर पर लीटर होता है तो लीटर, यही तो होगा इसका यूनिट। तो हम लोग ये मोलर कंडक्टिविटी का ये यूनिट डिसाइड कर लेते हैं। तो खैर जो भी बात है मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, ये समझने वाली है कि अगर हम इसके वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, जबकि सीधा कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी जिसको कहते हैं, वो वॉल्यूम बढ़ाने से घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाता है जब हम उसमें पानी मिलाते हैं तब। तो ये मोलर कंडक्टिविटी की बात हुई। उसी तरीके से एक और भी कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में, वो हम आपको बस समझा देते हैं। वो पढ़ना नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछा जाता, वो सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन जानकारी रहनी चाहिए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नाम से ही थोड़ा सा इशारा मिल रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इन विच 1 gram equivalent of the electrolyte is dissolved. It is the conductivity of the electrolytic solution in which 1 gram equivalent of an electrolyte is dissolved. तो हम इसको ये कह सकते हैं, it is the type of
द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ठीक बात। इट इज एक्चुअली द conductivity of an electrolytic solution containing 1 gram equivalent of the electrolyte। 1 ग्राम इक्विवेलेंट समझते होंगे आप, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बराबर हुआ। 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। अगर नहीं डिस्कस किया जा चुका है तो मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास बाई टोटल कटायनिक चार्ज और टोटल आनायनिक चार्ज, इतना हो सकता है टोटल आनायनिक चार्ज। दूसरा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि मोलर मास इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आएगा मैं वही लिख रहा हूँ, बाई एसिडिटी, किसी बेस की एसिडिटी ऑफ ए बेस, या उसी को लिख सकते हैं मोलर मास बाई बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हुआ। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लेम्डा ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हुआ। तो इस जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ा उसमें 2 टाइप मैंने अभी बताया आपको। उसमें से एक था मोलर कंडक्टिविटी और दूसरा था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के टाइप्स हुए, आयनिक कंडक्टिविटी के टाइप्स हुए। अभी हम लोग इस कंडक्टिविटी के मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ conductivity of an electrolytic solution। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी का मेजरमेंट हम करना चाहते हैं। कैसे हम मेजरमेंट करेंगे? तो इसके लिए आपने फिजिक्स में ऑलरेडी एक तरीका पढ़ा हुआ है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर का हम कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं। उसके लिए देखिए कुछ प्रोसीड्यूर हम समझाते हैं आपको। फॉर ए कंडक्टिंग वायर हम अगर कंडक्टिंग वायर के कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो 1/r × L/A। अगर हम किसी कंडक्टिंग वायर का कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को देखकर हमको ये बात समझ में आ गई कि हमको मालूम क्या होना चाहिए, L, A और R। तो L तो लेंथ है, लेंथ हम मैनुअली उसका डिटरमिन कर सकते हैं, लेंथ हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना लेंथ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करके हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का निकाल सकते हैं। बात रही R कैसे मालूम करेंगे,
तो यहाँ देखिए मैं ये बात लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर can easily be calculated, can easily be calculated manually। हम उसको मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे बड़ा आसानी से हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं, कंपास का इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं लेंथ को। by simple procedure area of cross section, area of the cross section A can also be डिटरमिन्ड। हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास हमको जो एक इसमें रोड़ा बन गया, एक ऑब्स्टेकल बन गया, एक परेशानी होगी, वो कि हम रेसिस्टेंस कैसे मालूम करें। इफ रेसिस्टेंस R इज नोन, रेसिस्टेंस R इज known, then we can easily determine the conductivity of wire, conductivity of wire। हम उस कंडक्टिंग वायर का कंडक्टिविटी आसानी से निकाल सकते हैं 1/r इंटू L/A, जिसमें से L मालूम है, A मालूम है, R ही तो निकालना है। तो आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में कि किसी भी कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर can be determined by Wheatstone bridge, Wheatstone bridge, व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है ये सभी लोग जानते हैं। फिजिक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज खूब बढ़िया से पढ़ा होगा आपने। व्हीटस्टोन ब्रिज मैं बना देता हूँ। ये है R1 जो कि वेरिएबल रेसिस्टेंस है, ये है R2 जो कि अननोन रेसिस्टेंस है। जो तार है, जो वायर दिया हुआ उसका रेसिस्टेंस निकालना है, R4 एंड R3, R1 R2 R3 R4। इसको जोड़ देते हैं, एक सर्किट पूरा कर देते हैं और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। यही है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज में हम पहले समझ लीजिए कि ये जो R1 जो है वो है वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसको हम बदल सकते हैं। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, आपको याद होगा इसमें एरो का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये वेरिएबल रेसिस्टेंस हुआ।
जो R2 है वो है अननोन रेसिस्टेंस। अननोन रेसिस्टेंस कहने का मतलब कि जो वायर है, गिवन वायर, जिस तार का हमको रेसिस्टेंस निकालना है वो है R3 एंड R4। R3 एंड R4 आर द नोन रेसिस्टेंस। ये दोनों के दोनों रेसिस्टेंस जो है वो नोन होते हैं, उसमें लगा होता है, ये नोन होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ लेनी है कि जिस वायर का रेसिस्टेंस निकालना है उसको R1 R2 के जगह पर हम प्लस से लेके जोड़ देंगे तार को, उस तार को जोड़ देंगे उसका रेसिस्टेंस मालूम करने के लिए। R1 जो है वेरिएबल है, हम उसको बदल सकते हैं, उसके वैल्यू को हम बदल सकते हैं। R4 और R3 नोन रेसिस्टेंस। अब जब इसे करंट पास होगा तो इस गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन होगा, गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन होगा। अब हम उस वेरिएबल रेसिस्टेंस को बदल के, उसके वैल्यू को बदल के, बढ़ा के, घटा के हम ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि गैल्वेनोमीटर के नीडल में कोई डिफ्लेक्शन न हो। मतलब ये कि हम वेरिएबल रेसिस्टेंस को बढ़ा घटा के ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि उस सर्किट से, उस ब्रिज से कोई करंट का फ्लो न हो रहा हो। गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं होने का सीधा मतलब हुआ कि करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो हम करंट का फ्लो करा रहे हैं, लेकिन उसको हमने क्या किया है कि रेसिस्टेंस को एडजस्ट करके ऐसे सेट किया है कि अब उस ब्रिज से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हुआ गैल्वेनोमीटर के नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब किसी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि यह जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो गया है, ये ब्रिज बैलेंस्ड हो गया है। अभी गैल्वेनोमीटर का यूज़ होता है। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय यहाँ एक हेडफोन लगाया जाता था जिससे आवाज़ आती थी। जब आवाज़ आनी बंद हो जाती थी तो हम लोग समझते थे कि ये रेसिस्टेंस, ये ब्रिज जो है वो बैलेंस हो गया है। लेकिन अब गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है, गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो समझा जाता है कि ब्रिज बैलेंस हो गया है। तो हम ये कहेंगे ऑन एडजस्टिंग द variable resistance we set its value so that no deflection in the needle of galvanometer is observed। गैल्वेनोमीटर के नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, हम उस वेरिएबल रेसिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे। उस कंडीशन में इन दैट केस it is said that bridge is balanced। उस केस में ऐसा कहा जाता है कि वह ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड हो गया है। ब्रिज बैलेंस्ड होने का मतलब कि हम उसमें करंट तो फ्लो करा रहे हैं लेकिन गैल्वेनोमीटर के नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं कि वह ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड हो गया है। अब जब ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है when the bridge is balanced, जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है उसमें कंडीशन है R2/R1
ये बराबर हो जाता है R4/R3 के। यही रिलेशनशिप होता है। जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो R2/R1 R4/R3 के बराबर होगा। और तब आप तो सब कुछ जानते हैं कि जो अननोन रेसिस्टेंस है R2, ये हो जाएगा R1 × R4/R3। अब इसमें, इस इक्वेशन में देखिए कि सब कुछ तो नोन है। R1 तो हम ही लोगों ने एडजस्ट किया है, वेरिएबल रेसिस्टेंस। R4 ऑलरेडी नोन है, R3 भी नोन है, तो R2 आसानी से निकल गया। अब जैसे ही हमको R2 मालूम हो जाएगा, उस वायर का रेसिस्टेंस मालूम हो जाएगा, हम उसको इक्वेशन में डाल देंगे और इक्वेशन में डालते ही हमको कंडक्टिविटी उसकी पता हो जाएगी। तो बड़ा आसान काम है, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो हमने प्रोसेस किया, ये जो प्रोसीड्यूर हमने दोहराया, ये प्रोसीड्यूर किसके लिए है? ये प्रोसीड्यूर एक कंडक्टिंग वायर के लिए है, मेटेलिक वायर के लिए है। अगर यही हमको काम करना हो, कंडक्टिविटी का मेजरमेंट या रेसिस्टेंस निकालना हो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का, तो फिर ये मुश्किल होगा। हम कैसे जोड़ेंगे उसको? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन तो लिक्विड है, हम उसको जोड़ेंगे कैसे? पहला समस्या। दूसरी समस्या कि ये जो हमने डीसी का इस्तेमाल किया है, बैटरी से जोड़ा है इसको, आपको याद होगा कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से डीसी पास कराएंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगा, तो उसका कंपोजिशन ही बदल जाएगा। तो अगर हमको यही काम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए करना पड़े, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के कंडक्टिविटी मेजरमेंट में हमको दो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अब रेसिस्टेंस जो हमको निकालना है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का, उसमें भी व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करना है। अभी जैसे बताया कि अगर हमको कंडक्टिविटी निकालनी होगी किसी भी कंडक्टिंग वायर का, किसी मेटेलिक वायर का, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है और उस फार्मूला में हमको L का वैल्यू पता है, A का वैल्यू पता है और हम उसमें R का वैल्यू निकाल लेंगे। R का वैल्यू मतलब रेसिस्टेंस, जिसका वैल्यू हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके आसानी से निकाल सकेंगे। और व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके निकाला है, जिसमें अननोन रेसिस्टेंस जो है वो R2, वो हम लोग ने निकाला R1 × R4/R3। तो इस तरह से हम रेसिस्टेंस निकालिए। लेकिन अगर यही काम हमको किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, जो कि हम लोग ने, हमारा टॉपिक वही है कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिटरमिन करेंगे, ये हमको मालूम होना चाहिए। और उसके लिए फिर से हमको रेसिस्टेंस चाहिए। देखिए, कहना ये है कि व्हेन द conductivity of an electrolytic solution is to be determined। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हमको कंडक्टिविटी निकालना हो, then again kappa is equal to 1/R × L/A। अब यहाँ एक परेशानी आने वाली है कि ठीक है, L/A तो दूसरी बात हो गई, हमको फिर यहाँ R का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और L/A जो है वो किसी भी एक सेल के लिए, किसी भी एक कंडक्टिविटी सेल के लिए, जो भी हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे वो कांस्टेंट होगा, तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ अगर हमको किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस पता करना है व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से, तो हमको दो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दो परेशानियाँ क्या क्या होंगी कि अब जब हम इसको जोड़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो कैसे जोड़ेंगे? वो तो एक वायर था जिसको हमने जोड़ दिया था, अब ये सॉल्यूशन को कैसे जोड़ेंगे, पहली परेशानी। और दूसरी परेशानी जो कि पहले भी बता चुका हूँ
कि अगर हम डीसी पास कराएंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से तो वहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होगा और उस सोल्यूशन का कंपोजिशन बदल जाएगा, तो फिर हमारे सामने एक परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं, टू डिटरमीन resistance of an electrolytic solution with the help of Wheatstone bridge, two problems arise। और वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उसको मैं नंबर 1 में बता दूं। पहला प्रॉब्लम है कि अगर आप डीसी का इस्तेमाल करेंगे तो डीसी की पोलैरिटी फिक्स होती है, तो होगा क्या कि वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन से उस सॉल्यूशन का कंपोजिशन बदल जाएगा, तो फिर हम उसका कंडक्टिविटी मेजर नहीं कर पाएंगे। तो पहला हम प्रॉब्लम होगा, यूज ऑफ डीसी में कॉज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन and hence composition of solution may change। सॉल्यूशन का कंपोजिशन बदल जाएगा। तो एक प्रॉब्लम होगा कि हम डीसी का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली वहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि डीसी के इस्तेमाल से रिएक्शन होने लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज AC। हम AC का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। तो चलिए, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व कर लिया हमने। DC का इस्तेमाल ना करके AC का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब अगर AC का इस्तेमाल भी करते हैं तो दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे। वायर था तो उसको जोड़ दिया था, लेकिन अभी सॉल्यूशन को जोड़ेंगे कैसे। दूसरी परेशानी है, हाउ टू कनेक्ट द इलेक्ट्रोलाइटिक solution in the Wheatstone bridge में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कैसे जोड़ें। तार तो है नहीं वो किसको जोड़ देंगे, वो तो एक लिक्विड है, एक सॉल्यूशन है, उसको हम कैसे जोड़ें, ये परेशानी हमारे सामने आएगी। तो अब उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक इक्विपमेंट होता है, उसका नाम है कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल एक ग्लास का बना हुआ ट्यूब होता है जिसमें 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस L होता है, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम we use a specially designed tube known as conductivity cell। उसका स्पेशल नाम है कंडक्टिविटी सेल।
कंडक्टिविटी सेल जो है वह एक ग्लास का बना हुआ ट्यूब है। लिख देता हूँ मैं, कंडक्टिविटी सेल इज अ ट्यूब मेड अप ऑफ glass in which two platinum electrodes are fitted, जिसमें 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। वो ऐसा होता है, एक ट्यूब है और यहाँ पर इसमें एक वॉल्व लगा हुआ है जिससे आप भर सकते हैं इसमें सॉल्यूशन, और 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं इसमें, और ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ये ट्यूब हुआ, इसी को कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। लेंथ, यूँ कहिए ना, लेंथ से ज़्यादा अच्छा वर्ड है इसके लिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है A। यह है एक कंडक्टिविटी सेल इसको कहते हैं। अब करना कुछ नहीं है, इस कंडक्टिविटी सेल में जिस सॉल्यूशन का हमको रेसिस्टेंस निकालना है उसको भर देना है, और इसको भरने के बाद इसका दोनों एंड जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ देना है। बस हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ेंगे, फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जब वो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो हमको इस कंडक्टिविटी सेल में भरे हुए उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस पता हो जाएगा। सेम प्रोसेस अपनाना है। प्रोसेस है कि नाउ by connecting this conductivity cell with electrolytic solution to the व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में जोड़ दें, द रेसिस्टेंस आर इज कैलकुलेटेड। ये आप समझ गए होंगे कि जो रेसिस्टेंस है हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। रेसिस्टेंस जैसे ही हम व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाएंगे, ब्रिज को बैलेंस करेंगे, वो वेरिएबल रेसिस्टेंस को एडजस्ट करके, जैसे ही ऐसा करेंगे हमको उसका रेसिस्टेंस पता हो जाएगा। तो जैसे रेसिस्टेंस पता हुआ, अब देखिए नाउ कप्पा जो हुआ वो 1/r जो कि नोन है इंटू L/A। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो टर्म है, ये हमको नोन है, ये अभी अभी मालूम किया व्हीटस्टोन ब्रिज से, लेकिन L/A हमको पता नहीं है। तो अब इसको ज़रा ध्यान से समझिए कि अगर कोई एक पार्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल है तो उसके लिए जो L/A का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, उसमें कहीं से कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो तो वही सेल है, इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा वही रहेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही रहेगा। तो किसी भी पार्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए L/A का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है और उसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो ये बात पहले मैं लिख लेता हूं कि फॉर ए गिवन कंडक्टिविटी सेल the value of L/A
इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि उसमें ना उसकी लंबाई बढ़ेगी ना उसका एरिया बढ़ेगा, इसलिए वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा L/A। और इसी L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। दिस L/A इज नोन एज सेल कांस्टेंट। हम लोग इसको सेल कांस्टेंट करते हैं फॉर दैट कंडक्टिविटी सेल। इस कंडक्टिविटी सेल का हम लोग इसको सेल कांस्टेंट कहते हैं L/A को। L/A जो हुआ वो किसी भी खास कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट हुआ, और सेल कांस्टेंट को G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय G स्टार। तो अब G स्टार जो है वो हो गया L/A, और इसका यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट अगर हम कहें तो हो जाएगा लेंथ इनवर्स। लेंथ इनवर्स का मतलब मीटर इनवर्स। L/A तो मीटर इनवर्स हो गया। ये सेल कांस्टेंट है, तो ये किसी भी किसी भी दिए हुए कंडक्टिविटी सेल के लिए इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। अब हमको अगर किसी कंडक्टिविटी सेल का L/A पता चल गया एक बार, तो हम बार बार उसी का यूज करेंगे। तो एक बार पता कैसे चलेगा, तो अब समझ लीजिए कि एक बार पता करने के लिए हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसकी कंडक्टिविटी हमको मालूम हो, और उस सॉल्यूशन को हम इस कंडक्टिविटी सेल में भरेंगे, रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे ही रेसिस्टेंस निकलेगा तो L/A इज इक्वल टू हो गया कप्पा इंटू R, और इस तरह से हमको उसका सेल कांस्टेंट पता चल जाएगा। एक बार सेल कांस्टेंट पता चल गया, उसके बाद फिर हमको दोबारा उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार हम उसी सेल कांस्टेंट वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं, और तब अब इसमें कोई भी दूसरा सॉल्यूशन भरेंगे, सेल कांस्टेंट वही रहेगा, रेसिस्टेंस मालूम हो गया, कंडक्टिविटी मालूम हो। तो हमको ये बात लिख देना चाहिए यहाँ कि टू नो द सेल कांस्टेंट ऑफ एनी conductivity cell, we have to fill it with an electrolytic solution of known conductivity, जिसकी कंडक्टिविटी हमको नोन हो, वैसा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमको इसमें भरना पड़ेगा। और तब जब हम उसमें नॉन कंडक्टिविटी वाला कोई सॉल्यूशन भर देंगे तो रेसिस्टेंस निकालेंगे, और तब L/A का वैल्यू मालूम हो जाएगा। और इस काम के लिए KCl का यूज किया जाता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी डिफरेंट कंसंट्रेशन पे नोन है। फॉर दिस पर्पस we use KCl solution because its conductivity is known at different concentration पे इसकी कंडक्टिविटी नोन है, इसलिए हम KCl भर के और उसका सेल कांस्टेंट निकालेंगे। एक बार सेल कांस्टेंट मालूम हो गया, हम बार बार उसी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, चाहे सॉल्यूशन उसमें कोई भी डालें। तो मैं ये लिख देता हूँ, वंस द सेल कांस्टेंट इज नोन
can be used every time, no matter which solution is filled, into the conductivity cell। उस कंडक्टिविटी सेल में कौन सा सॉल्यूशन आपने भरा है इससे कोई मतलब नहीं है। अब सेल कांस्टेंट का वैल्यू वही हो गया। अब हमें करना क्या है कि अब उस कंडक्टिविटी सेल में सॉल्यूशन भरना है, वी टेस्ट बी से जोड़ना है, आर का वैल्यू मालूम हो गया, एल का वैल्यू पहले से पता है, कंडक्टिविटी पता हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने कंडक्टिविटी निकाल लेना है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे अगर हम कंडक्टिविटी सेल का इस्तेमाल करते हैं तब। अब इसके बाद जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा वो है कि अगर हम डाइल्यूट करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, सॉल्वेंट मिलाते हैं, तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा, और उसी से रिलेटेड है, उसी से निकला है, उसी पर बेस्ड है एक लॉ, कोलरास लॉ। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।